पाकिस्तान फिर कांपेगा। पाकिस्तान आतंकी फिर 6 गज जमीन की तलाश करेंगे। आतंकियों का आका मुनीर फिर बाप बाप करेगा। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर ऐसा होगा जिसके बाद आतंकियों और उनके आकाओं की साथ पुश्ते भूलेंगी नहीं। पाकिस्तान और उसके तमाम आतंकी कान खोलकर सुन ले। हर पाकिस्तानी के लिए यह मुनादी है कि संभल जाओ। अब ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर 2 लोड हो रहा है और इस बार जो तैयारी की जा रही है वो दिखाने के लिए काफी होगी कि हिंदुस्तान जब बदला लेता है, हिंदुस्तान जब किसी दुश्मन की दहलीज पर पहुंचता है तो कैसे तबाही मचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है। दरअसल हिंदुस्तान ने फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। 114 राफेल लड़ाकू खरीदने में कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 30% स्वदेशी सामग्री के साथ भारत में ही राफेल का निर्माण होगा। 12 से 18 विमान तैयार हालत में मिलेंगे। राफेल F4 एडिशन होगा। नए जेट में भारतीय हथियार भी लगाए जाएंगे। सोर्स कोड फ्रांस के पास रहेंगे। ये सौदा भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने के लिए जरूरी बताया जा रहा है। 114 रफाल की खरीद भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है। नए जहाज मिलने वाले 114, इसमें से लगभग 90 जहाज जो है हमको F4 स्टैंडर्ड के मिलेंगे, जिसको कि कहा जाता है कि नेटवर्क फाइटर। यानी कि इसमें जो जितनी भी एवियोनिक्स हैं उससे मिला डेटा को लेकर आप शेयर कर सकते हैं ग्राउंड स्टेशन के साथ, दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ, जैसे राफेल हो या तेजस मार्क 1। एक ही बात भी चल रही है इसमें कि नेटवर्क फैसिलिटीज हो सकती हैं। माना जा रहा है कि अगर ये सौदा होता है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। अभी 36 वायुसेना के पास हैं और 26 रफाल के लिए नौसेना ने ऑर्डर दिए हैं। वहीं हाल के दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर आर्मी चीफ भी पाकिस्तान और उसके तमाम आकाओं को आगाह कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, intelligences, civic bodies, state administration and other ministries, whether it's MHA, MAITI, Railways and many more. जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन सरहद के उस पार बैठे आतंकी भी ऐसे मंसूबे पाल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देंगे। तो अब हमारी सेना फिर से तैयार है और सेना का सबसे घातक हथियार भी तैयार है दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए, जिसका नाम है रफाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पाकिस्तान की 22 मिनट वाली हार आपने देखी, जिसके पीछे ताकत थी हिंदुस्तान के रफाल की, रफाल से दागी गई मिसाइलों की, और तस्वीरें सामने आई पाकिस्तान में भारी तबाही की। लेकिन अब पाकिस्तान खुद जल रहा है। वहां के हुक्मरानों से अपना ही देश नहीं संभाला जा रहा। पाकिस्तान ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी में गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतना होने पर भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। अक्सर सरहद पर वो ड्रोन और ड्रग्स भेजने की साजिश रचता रहता है। रही बात आतंकियों को घर में घुसकर मारने की, तो उसके लिए भारत के रफाल अब भी तैयार है।
11 जनवरी की दरमियानी रात सांबा और राजौरी सेक्टर में ड्रोन दिखे। भारतीय सेना ने ड्रोन मार गिराया। 12 जनवरी की सुबह सांबा के नंदपुर में एक बलून मिला। गुब्बारे पर उर्दू में लिखा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के उड़ते जासूस यानी ड्रोन से हथियार में नशे की खेप में शक है जैश और लश्कर फिर से घाटी में टेरर मॉड्यूल्स को एक्टिव करने में लगे। इसका प्रमाण खुद जैश-ए-मोहम्मद के मोस्ट वांटेड आका मसूद अजहर ने दिया। मसूद अजहर ने दावा किया कि 1000 फिदायीन हमले के लिए तैयार हैं। मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। सरहद पर ड्रोन का आना, हथियारों और ड्रग्स की खेप का पकड़ा जाना मामूली बात नहीं है। मसूद अजहर ने बहावलपुर में बैठकर एक और बड़ा दावा किया जो भारत के लिए नए खतरे का अलार्म है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए। ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं। पाकिस्तान के जनरल का सरहद आना, सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन का दिखना, फिर 3 मोस्ट वांटेड आतंकियों का कबूलनामा, ये एक बड़े खतरे की आहट है। लेकिन नया भारत तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और जो भारत को आंख दिखाएगा वो नक्शे से मिट जाएगा। जैसे 7 मई की रात आतंक के अड्डे मिटे। फिलहाल भारत के पास 29 से 30 स्क्वाड्रन फाइटर जेट के हैं और 42 स्क्वाड्रन की जरूरत मानी जा रही है। भारत कभी भी 40 स्क्वाड्रन तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन अब नए रफाल आ रहे हैं क्योंकि भारत कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने जब जब कहा है कि घर में घुसकर मारेंगे, तब तब सरहद पार से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे अब खुद पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भी झुठला नहीं पा रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मार पड़ी है। खुद मुनीर के लश्कर का ये कबूलनामा उसी मुरीदके से दुनिया के सामने आया जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर था और यही रफाल से दागी गई मिसाइलों ने धुआं धुआं कर दिया था। ये रिपोर्ट है। मुनीर के आतंकी लश्कर ने पहलगाम 2 का षड्यंत्र कहां रचा? पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है। हम मुत्तहिद हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आज आतंकी बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की मार का भेद खोलेंगे। हमें यहां से भी मारा, हमें यहां से भी मारा। मुनीर के जिहादी जमूरों ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। आजादी मिलेगी म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। आज सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट पाकिस्तान का मुरीद, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा। मिसाइल फायर में आतंक का मरकज मिट्टी में मिल गया। खंडहर के एक हिस्से में लश्कर तैयबा का बड़ा जलसा हुआ। मौका था नए आतंकियों की पासिंग आउट परेड का। आतंकवाद की डिग्री बांटने लश्कर का कमांडर हाफिज रऊफ पहुंचा था। वो रऊफ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों की कब्र पर फूट फूट कर रोया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी थी, इसका भेद आतंकी ने दुनिया के सामने खोल दिया। पाकिस्तान को आंख दिखाओगे तो मारे जाओगे। आतंकियों की परवरिश पाकिस्तान करता है। जनरलों और वजीरों से दहशतगर्दों का गठजोड़ है। ये मुद्दा भारत कई बार यूएन तक में उठा चुका है, लेकिन पाकिस्तान हर बार पल्ला झाड़ देता है। मगर अब जब 13 जनवरी को लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी सामने आया, तो मुरीदके में खड़े होकर यह कबूल कि पाकिस्तान का हाथ
सदैव आतंकवादियों के साथ। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का दिफा करते हुए कोई भी अगर वो वतन का दिफा करते हुए जख्मी होता है, फिर मौत से दो चार होता है, इंशाअल्लाह हमारे पास दलाइल है, वो शरीयत के हां, अल्लाह के दीन के हां, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हमारे ये शहीद है, हमारा ये फख्र है, और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना है। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े हो, उसका दिमाग मौत हो, उसकी रातों की नींदें हराम हो, तो इसका माना क्या है कि दुश्मन बड़ा बुखलाया हुआ है। मेरी बात खूब अच्छी तरह समझ लो, इंशाअल्लाह आने वाला कल ईमान का है, इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। हमारे लिए सबसे बड़ी अजीज चीज हमारी जान से, माल से, आल औलाद से सबसे ज्यादा अजीज चीज जो है वो हमारा दीन है, वो हमारा दीन है। ये हमें सबसे ज्यादा अजीज है। ये जान जाती है जाए, ये जवानी जाती है जाए, लेकिन हमारे दीन पर हरफ नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जिस बहावलपुर में आतंकी फैक्ट्री को जमींदोज किया गया था, जिस बुरीदके में आतंकी 2 गज जमीन के अंदर पहुंचा दिए गए थे, उन जगहों पर एक बार फिर आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सेना कह रही है आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। इन आतंकवादियों का बार बार मुरीद किया, भारत को गीदड़ भपकी देना, जनरल का 1 महीने में 10 बार सरहद के चक्कर लगाना और एलओसी पर उड़ते जासूस यानी ड्रोन भेजना पाकिस्तान की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। मगर हिंदुस्तान तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर आतंकी आएंगे, कोई हिमाकत करेंगे, तो फिर 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिए जाएंगे। 114 नए राफाल आने से भारत की एयरफोर्स और ताकतवर हो जाएगी। राफाल के बारे में खबर सुनकर सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान के जनरल मुनीर ही होंगे। भारतीय सेना ने भी सरहद पार बैठे आतंकियों और उनके आका को ये संदेश दे दिया है कि अगर वो आंख से खेलेंगे तो झुलसना तय है। अगर आतंकी कैंपों से घुसपैठ की कोई भी कोशिश हुई तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। अंजाम भयानक होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और इस बार सरेंडर का मौका नहीं मिलेगा। जो मुनीर अपने मुल्क में आतंकवादियों की जमात इकट्ठा कर रही हैं, जो जनरल एक बार फिर आतंकवादियों की टोली को भारत के खिलाफ तैयार कर रही हैं, उन्हें भारतीय सेना की ये बात अच्छी तरह सुन लेनी चाहिए। अगर बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिस एडवेंचर किया तो अंजाम भयानक होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस बार सरेंडर का मौका नहीं देंगे। अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है, और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम घई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है।
इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस बहावलपुर में आतंकी फैक्ट्री को जमींदोज किया गया था, जिस मुरीदके में आतंकी 2 गज जमीन के अंदर पहुंचा दिए गए थे, उन जगहों पर एक बार फिर आतंकी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सेना कह रही है आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर अपने लड़ाकू विमान यानी GF-17 को दुनिया के दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं, फायर पावर का दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकवादी भी इकट्ठा कर रहे हैं। आतंकियों को उनका पूरा सपोर्ट है, ये बात खुद आतंकवादी ऑन कैमरा कबूलते हैं। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का दिफा करते हुए कोई भी अगर वो वतन का दिफा करते हुए जख्मी होता है, फिर मौत से 2 चार होता है, इंशाअल्लाह हमारे पास दलाइल है, वो शरीयत के हां, अल्लाह के दीन के हां, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हमारे ये शहीद हैं, हमारा ये फख्र है, और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े हो, उसका दिमाग मौत हो, उसकी रातों की नींदें हराम हो, तो इसका माना क्या है कि दुश्मन बड़ा बुखलाया हुआ है। मेरी बात खूब अच्छी तरह समझ लो, इंशाअल्लाह आने वाला कल ईमान का है, इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। हमारे लिए सबसे बड़ी अजीज चीज, हमारी जान से, माल से, आल औलाद से सबसे ज्यादा अजीज चीज जो है वो हमारा दीन है, वो हमारा दीन है। ये हमें सबसे ज्यादा अजीज है। ये जान जाती है जाए, ये जवानी जाती है जाए, लेकिन हमारे दीन पर हर्फ नहीं आना चाहिए। आतंकवादी कुछ भी कर लें, लेकिन जय तो हिंदुस्तान की ही होगी, और इस जय का मतलब ही आर्मी चीफ ने समझाया। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि दुश्मन को 22 मिनट में कैसे हराया था। पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि भारत की तरफ दुश्मन भरी निगाह से देखना उनके देश में कितनी तबाही मचा सकता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी हमला देश पर हमला माना जाएगा, और अब जब पाकिस्तान को पता चल गया है कि नए रफाल के बेड़े भारत में आएंगे, तो इस खबर ने ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। रफाल आसमान से कहर बरसाते हैं तो भारतीय थल सेना जमीन से दुश्मन को धूल चटाती है। हाल ही में 78वें आर्मी डे के मौके पर देश की आन बान शान का दमखम नजर आया। इस दौरान दुश्मनों के लिए खास तौर पर तैयार की गई भैरव ब्रिगेड की ताकत भी दिखी। आप भी देखिए। सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। जब जब दुश्मनों की साजिश आकार लेती है, तब तब देश के जवान सामने आकर ढाल की तरह खड़े होते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त वो जाबाज है जो बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, हर तरफ से सरप्राइज अटैक करने में माहिर है। यानी सरप्राइज, स्पीड और शॉक, ये पाकिस्तान का काल है। नाम है भैरव।
देश की सबसे नई सैन्य बटालियन भैरव बटालियन मैदान जंग के लिए किस तरह तैयार है, वक्त आने पर किस तरह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर राजीव रंजन सरहद के इन प्रहरियों के बीच, इन सुरमाओं के बीच मौजूद थे। उनकी बात सुनेंगे तो फौलाद जैसे जवानों के दमखम का अंदाजा हो जाएगा। दुश्मन का काल यानी महाकाल, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है, जिससे दुश्मन भय खाता है, और उसी नाम पर रखा गया है सेना की नए बटालियन भैरव बटालियन का नाम, जो निर्भीक है, तेज है और निर्णायक है, यानी जीत जिसकी तय है। भगवान शिव का रौद्र रूप, जिसका एक आक्रामक अवतार होता है, जिससे दुश्मन भय खाता है और इसके वार से दुश्मन उठ तक नहीं पाता है। ये एक ऐसी कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार करती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। फिर चाहे सीमा पर घुसपैठियों का सफाया करना हो या फिर बॉर्डर पर आतंकी लॉन्च पैड और चौकियों को निशाना बनाना, उन्हें टारगेट करना और तबाह करना। भारतीय सेना के नए भैरव कमांडोज हर मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना की हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक एक भैरव बटालियन खड़ी की जा रही है। एलओसी से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लगभग 2 दर्जन भैरव बटालियन तैयार की जाएंगी और इनमें से आधा दर्जन बटालियन पहले ही तैयार हो चुकी है। भैरव बटालियन के योद्धा दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं तो यूं ही नहीं दाखिल होते हैं, बल्कि खास तैयारी करके दाखिल होते हैं। उनका कैमोफ्लेज देखिए, ड्रेस देखिए, बिल्कुल पता नहीं लगता है। और ट्रेन में जो कह सकते हैं, ट्रेन में जो कह सकते हैं, पूरी तरह से सब मर्ज हो जाते हैं। भैरव बटालियन जो है सेना का एक नया बटालियन है, खासतौर से दुश्मन की ओर से जो नई चुनौतियां जो मिल रही है उसको देखते हुए तैयार किया गया है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए जो मॉडर्न वारफेयर होता है उसके मुताबिक तैयार किया गया है, आने वाली चुनौतियों को देखते हुए। दरअसल पाकिस्तान जिस तरह आतंकवादियों के खेप इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए सेना को खुद को तैयार रखना होगा, जैसे पहले से रखती आई है। अब इसी कड़ी में भैरव बटालियन का कॉन्सेप्ट भी प्लान किया गया, डिजाइन किया गया। एक ऐसी फोर्स जो स्पेशल फोर्सेस और घातक यूनिट के बीच की ब्रिज का काम कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशल फोर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को लिहाजा काम करने के लिए हैं, साथ में जो घातक है वो टैक्टिकल ऑपरेशन को काम करती है। इन दोनों के जो बीच का गैप है उसके लिए भैरव का निर्माण किया गया है। ये जो है इन्फेंट्री का डैगर, जो कि हमारा एक सेना का प्रतीक है, जहां पर एक सिपाही डैगर से दुश्मन का सफाया करता है, वहीं इसमें दिखाया गया है कि ये भैरव इस प्रकार से तेज रहेगी जैसे कि कोबरा। अगर कोबरा काट ले और सही समय पर इलाज ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। इसी प्रकार भैरव भी दुश्मन का काल है। सेना है तो सरहदें महफूज हैं और हर जवान को अपनी जान से ज्यादा देश की सरहदों की फिक्र है। यही ध्येय भैरव बटालियन का भी है। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर ने भैरव बटालियन के साथ पूरा दिन बिताया। किस तरह के हालात में ट्रेनिंग होती है, बटालियन के कमांडो लाइट स्ट्राइक व्हीकल के साथ बंजर और उबड़ खाबड़ इलाकों में किस तरह दुश्मन के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग कर रहे थे, एक एक फ्रेम, एक एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर हुआ। चूंकि जमाना मॉडर्न वॉरफेयर का है, इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि आजकल के मॉडर्न वारफेयर में ड्रोन की क्या उपयोगिता है। ड्रोन न केवल दुश्मन के इलाके में घुसकर निगरानी कर सकता है, बल्कि उसे तबाह भी कर सकता है। भैरव बटालियन केवल गन ही नहीं चलाती, यानी केवल दुश्मन पर फायर ही नहीं करती है, बल्कि ड्रोन की बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम जो है मॉडर्न गैजेट से लैस होती है। और जो चुनौतियां हैं, जो दुश्मन जो सामने तौर पर दिखाई नहीं पड़ता है, बॉर्डर की बात करें, उन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है, जो भैरव बटालियन है वो पूरी तरह तैयार है। वैसे हर यूनिट की अपनी खासियत होती है, लेकिन भैरव बटालियन की खासियत उसकी विविधता है। जवानों का अलग अलग बैकग्राउंड वाला नेचर है, यानी इसमें हर फील्ड से जवान है जो तकनीक से लेकर ग्राउंड वाले ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना जानते हैं। इसमें न केवल इन्फेंट्री बल्कि बाकी फाइटिंग फोर्सेस के भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस,
सिग्नल्स और अन्य दस्ते भी इसमें शामिल किए गए। हर नई सैन्य यूनिट के साथ उसके हथियार भी उतने ही अहम होते हैं। चूंकि भैरव तेजी के लिए जानी जाती है, स्पीड के लिए जानी जाती है, इसलिए इसके हथियार भी उसी हिसाब से डिजाइन किए गए। इस बटालियन को लाइट और स्मॉल आर्म से लैस किया गया है, जिनमें AK-203 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और LMG शामिल हैं। हमारी ये ट्रेनिंग आज के मॉडर्न वॉरफेयर के प्रिंसिपल के बेस पे रही है और हमने इस ट्रेनिंग में न्यू वेपन पे काम करना सीखा है और न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना सीखा है। यानी सेना का जोर अब भविष्य के युद्ध और योद्धाओं को तैयार करने पर है। इसीलिए करीब 250 सैनिकों की इस टीम में सपोर्ट यूनिट्स के जवान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भैरव बटालियन के जवान खासतौर पर सीमा के संवेदनशील सेक्टर जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में तैनात रहेंगे। दिन हो या रात, दुश्मन जहां से भी आएगा, जैसे भी आएगा, अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चाहे घना अंधेरा हो, पहाड़ी इलाका हो, किसी भी तरह की बात करें, और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने में सक्षम है। यानी नई सोच है, नया नजरिया है और नया अप्रोच है। यानी मरने और मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यह जो नई बटालियन जो बनी है, भैरव बटालियन, इसको तैनात किया जा रहा है। चाहे LAC की बात करें, लैंड ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, चाहे LAC की बात करें, हर बॉर्डर पर इसे तैनात किया जा रहा है। चाहे अंदर के ऑपरेशन की बात करें, देश के अंदर जो भी टास्क दिया जाएगा, ये जो बटालियन है भैरव बटालियन, हर तरह के टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नई सोच, नई रणनीति और नए नजरिया के साथ में। राजस्थान से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस आपको याद होगा, ये वही एयरबेस है जिसे रफाल ने तबाह कर दिया था, जो ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन अब यही एयरबेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका इस एयरबेस के जरिए भी ईरान के वाइटल असेट्स और इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना चाहता है। बस अमेरिका की इसी इच्छा ने मुनीर को फंसा दिया। सवाल यही है कि पाकिस्तान आखिर क्या करेगा? ईरान का साथ देगा या अमेरिका के हुक्म की तामील करेगा? क्या ईरान पर पाकिस्तान से हमला होगा? क्या खलीफा के खिलाफ जाएंगे मुल्ला मुनीर? क्या ट्रंप ने मुनीर को फंसा लिया? जिस वक्त अमेरिका ईरान पर हमले के टारगेट तय करने में लगा है, मिसाइल हमले की लिस्ट बनाई जा रही है। ऐसे में बात यह भी उठ रही है कि आखिर ईरान पर हमला कहां से? क्या ईरान को सरप्राइज अटैक दिया जा सकता है? और अगर यह सरप्राइज पाकिस्तान से मिले तो फिर क्या होगा? जी हां, रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका एक नया ऑप्शन भी तलाश रहा है। इस तरह की खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तानी जानकार मानते हैं कि अमेरिका और ईरान जब टकराएंगे तो यह वर्ल्ड वॉर का सीन नहीं बनेगा। लेकिन रशिया और चाइना कह चुके हैं कि दोनों ईरान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यानी अगर ईरान पर मिसाइल चलेगी तो हो सकता है कि रूस और चीन मदद के लिए आगे आए, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन वॉर में रूस की बहुत मदद की है। अब ने कामिकाज़ी ड्रोन दिए हैं। लेकिन बात पाकिस्तान की भी है। क्या पाकिस्तान ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाएगा या खलीफा के साथ जाएगा? तो दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। बाकी सब चुप करके बैठे रहेंगे। चुप कर, चाइना भी चुप करके बैठा, रशिया भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक UN के अंदर ये होगा कि अमेरिका ने बड़ी ये किया वो किया, अदरवाइज ईरान इज ऑन हिज ओन। नोबडी विल सेंड ट्रूप्स, मिसाइल्स, जेट्स, शिप्स टू डिफेंड ईरान। नॉट इवन पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो इस मुल्क में ऐसा चेंज खित्ते पर कैसे असरअंदाज होगा इन कमिंग टाइम? हमारी यही सबसे बड़ा डर है हमें कि अगर ईरान के ऊपर होता है तो जाहिर है कि हमारे यहाँ भी देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन और हमारे यहाँ भी एक इस्लामिक सेंटिमेंट है और हमारे यहाँ भी एंटी अमेरिकनिज्म है, एंटी इजराइलिज्म है। तो हमारे यहाँ भी दे कैन बी प्रोटेस्ट्स। ऑलरेडी
ऑलरेडी देयर आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जी। तो ये लोग जो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये लोगों को बाहर निकाल सकते हैं ऑन सम अदर एजेंडा, एंटी अमेरिकन एजेंडा, प्रो ईरान एजेंडा, मगर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है या जो इम्पैक्ट है वो तो हुकूमत के ऊपर होगा ना। ये सारी स्टेबिलिटी सब उड़ जाएगी। तो इसका फॉल बैक हमारे ऊपर पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान चाहे ईरान का साथ दे या फिर ट्रंप का ऑर्डर फॉलो करे, पाकिस्तान में बर्बादी होनी तय है। क्योंकि बात सिर्फ मुनीर की नहीं है, ईरान वाले सेंटिमेंट की भी है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की करीब 30% आबादी है, जिनकी ईरान से काफी सहानुभूति है, क्योंकि ईरान शिया देश है। वो इसराइल और अमेरिका के घोर विरोधी है। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि ईरान पर कोई भी हमला या संभावित सत्ता परिवर्तन के हालात पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शरणार्थियों के आने की वजह से भी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर भारी दबाव बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर इमरान ब्रिगेड का भी सामना कर रही हैं। अगर ईरान के नाम पर मुनीर की बंदूक प्रदर्शनकारियों की तरफ मुड़ गई तो अंजाम क्या होगा, ये डर मुनीर और शहबाज को है। आवर गवर्नमेंट, आवर रेजीम स्कैर्ड कि इसका फॉल आउट जो है ये ना हो कि यहाँ इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाए और यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर अटैक आ जाए, या एक अटैक आया। आपको याद होगा अमेरिका के खिलाफ जब लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो कभी वो कहते हैं हम अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे, वहाँ जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फोर्सेस को फिर उनको पुट डाउन करना पड़ता है। जब पुट डाउन करते हैं तो कैजुअलिटीज होती हैं। तो ये ना हो कि पीटीआई एंड सेंटिमेंट, प्रो पीटीआई सेंटिमेंट एंड एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इकट्ठा हो जाए, आने की यहाँ भी एक बलबला, एक अर्थक्वेक आनी शुरू हो जाए। ये सही है कि पाकिस्तानी जनरल इस वक्त अमेरिका के हाथ की कठपुतली है, क्योंकि आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने खुद को जनरल नहीं बल्कि सेल्समैन के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। अब अगर अमेरिका नूर खान बेस से ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान सीधे तौर पर युद्ध की आग में खिंच सकता है।